Hello everyone. Today I am going to discuss about the topic that is globalization. Globalization is a very important part of Indian business environment syllabus. It is beneficially to BBA as well as MBA and BCom students. Let's start with the topic. Globalization is a term that is coming to the scenario in 1991 by P.V. Narasimha Rao ji. He introduced LPG for our country, liberalization, privatization, and globalization. Globalization means we are going to trade with other countries without any hurdle, without any problem, and that also create free trade area between the various countries as well as for the various companies. That is also a great opportunity in the market. Now, the definition of globalization. Globalization refers to combining one nation economy with the rest of the world economy. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? हम अपने नेशन इकोनॉमी को एक कंट्री को जितना भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम इंटरकनेक्शन करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरडिपेंडेंस. वी आर नॉट डिपेंड ऑन द अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज इन द मार्केट. देर इज़ अ कनेक्शन, देर इज़ अ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एज वेल एज देर इज़ अ इंटीग्रेशन, यानी कि हम इकट्ठे उनकी बात कर रहे हैं वहाँ पे. ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ various strategies which are directed at transforming the world towards the interdependence and integration. यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं जहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं जिसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में, so that there is an interdependence connection between the economies. We are also purchasing some things from the other countries. We are also giving some goods as well as services to the other countries. So there is an interdependence relationship between the countries. इट इज़ अ टर्म दैट रेफर टू ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनका इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं. डिफरेंट कल्चर्स की हम बात करते हैं. हम बात कर रहे हैं क्रॉस कल्चर की. एवरी कंट्री हैविंग देयर ओन वैल्यूज़, बिलीव्स एज वेल एज देयर ओन एथिक्स. तो हम यहाँ पे क्रॉस कल्चर की बात करेंगे. पीपल ब्रॉट अबाउट बाय ट्रेड एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. एंड फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. वी आर टेकिंग न्यू इनोवेशंस in the market. We are also giving new innovations in the market. We are receiving investment also. Our country residents also invest in other countries according to the golden opportunities in the market, as well as we receive the information. Also we disclose the information in the market regarding the companies. So overall globalization means when the whole world like a family, यानी कि you are free to trade with any of the market. When we talk about the globalization, there are various features of the globalization, like creation of the network is possible, infrastructure development is possible with the help of this globalization, ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, जोग्राफिक वेरियर्स. यानी कि हम यहाँ बात करेंगे जितना भी सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स है दैट इज़ गोइंग टू चेंज. दैट इज़ हम कहेंगे जो कल्चर शॉक है दैट इज़ चेंज विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस नेशन पॉलिसीज़ कि हाउ वी गो ग्लोबल, वट आर द थिंग्स दैट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज़. जोग्राफिक वेरियस यानी कि वी हैव टू चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रीजन. When nations use the process of globalization, they are trying to build the association with the other nations. अगर हम कहते हैं कि अगर जब भी कोई भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती है तो वहाँ पे एक वो एसोसिएशन बनाने की कोशिश करती है, यानी कि एक एग्रीमेंट्स करती है दूसरे नेशंस के साथ, सो दैट इवेंट इन देयर होम कंट्री आर डिटरमाइंड बाय द इवेंट हैपनिंग इन द कंट्री ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. आपकी कंट्री में जो भी हो रहा है और दूसरी कंट्री में जो भी इवेंट होगा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी कंट्री के ऊपर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरडिपेंडेंस. हमने यहाँ इंटरडिपेंडेंस की बात की है कि कोई भी इवेंट अगर दूसरी कंट्री में हो रहा है, if there is recession in other countries, what is the impact of that recession on India. तो यहाँ पे हम इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. Globalization is a process of interaction and connected between the people, corporation and government of the country. हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, यानी कि आपस में कितना इंटरेक्शन है, कितना कनेक्शन है बिटवीन द पीपल, बिटवीन द कंपनीज, कॉरपोरेट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज. अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द प्रॉस एज वेल एज द कॉन्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट विद दिस.
ग्लोबलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इफ़ वी आर गोइंग टू ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ मार्केट्स, तो वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा हमारी खुद की कंट्री का भी। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की मेरिट की बात करेंगे तो फर्स्ट मेरिट आती है एम्प्लॉयमेंट। हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रीज़न टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। If we are going to trade with the other nation, then there is a surplus production needed by the company. If we are going with the surplus production, so there is other infrastructure is also going to develop. So slowly and gradually employment opportunities are going to high in the market. The establishment of special economic zone has increased the number of job. जब भी हम बात करते हैं पोर्ट्स की, बात करते हैं कि हाउ वी गो अबाउट द ट्रेड, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द पोर्ट्स। अब वहाँ पे वी आर एस्टेब्लिश SEZs इन द मार्केट। SEZ का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दे फैसिलिटेट द एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम बात करेंगे दे आर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज वेल एज जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, EPU है या EPZs हैं, दे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश सो दैट द नंबर ऑफ पर्सनस आर एम्प्लॉय बाय दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एज वेल एज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऑफ वेस्ट हैव बीन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल बाय आउटसोर्सिंग द पीपल। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, क्योंकि MNCs को पर्सनस चाहिए होंगे, वर्कफोर्स चाहिए होगी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट हमारी इन्हांस हो जाएगी, इनकरेज हो जाएगी, मार्केट के अंदर बढ़ेगी हमारी एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं कंपनसेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन एवर वी गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट, व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट एनी ऑफ द कंपनी। तो कंपनसेशन क्या हुआ, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द लेवल एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट कंपेयर टू द डोमेस्टिक कंपनीज। जब भी हम डोमेस्टिक कंपनी की बात करेंगे, हम एक फॉरेन कंपनीज की बात करेंगे, मल्टीनेशनल की बात करेंगे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कंपनसेशन दैट इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी जब भी हमें पेमेंट देगी तो खुद की करेंसी में हमें पेमेंट मिलता है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमें अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट देगी। तो इससे क्या होगा कि हमें वहाँ पे कंपनसेशन ज़्यादा मिलेगा। दैट इज़ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ योर करेंसी एज कंपेरिजन टू द वैल्यू ऑफ द अदर कंट्री करेंसी। अगर हम USA एंड इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो आर करेंसी एज कंपेरिजन टू USA इज़ ऑलवेज डेप्रिशिएटेड, एंड दैट्स वाई इफ़ एनी ऑफ द MNC पे इन द डॉलर, दैट इज़ बेनिफिशियली फॉर द इंडियन रेजिडेंट्स। The main reason for this is that domestic or foreign home companies lack skill and knowledge compared to multinational companies. An increase in compensation is leading to change in the management structure of the companies too. Like everything is dependent upon the compensation, कि how much compensation the employees are receiving in that country. So this is very good advantage of the globalization. Next है standard of living. विद द एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर हैज़ बीन चेंज इन द पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, फिर हमने बात किया कहीं ना कहीं कंपनसेशन की। इफ़ वी आर टेकिंग अ गुड कंपनसेशन इन अ हैंड, तो definitely the standard of living of the people is going to high in the market, and their purchasing behavior, their purchasing habits is going to change, and so that their standard of living is going to high in the market. The development of business have raised the standard of living of the people. नेक्स्ट है इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट। अभी अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ गोइंग टू हाई इन अदर कंट्रीज़, क्योंकि MNCs जितनी भी आएंगी वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगी, दूसरी कंट्री के अंदर मार्केटिंग भी करेंगी, ठीक है। तो अपना प्लांट भी वहाँ पर लगा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर कर रहे हैं। तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू हाई विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। This has increased the investing and amount, opening the branches in different countries across the globe. इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पे चेंज होगा, और जो इन्वेस्टमेंट है क्रॉस बॉर्डर, इससे क्या होगा, वेलफेयर दोनों ही कंट्री का इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखो अगर कोई भी कंपनी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो तभी इन्वेस्ट करेगी जब उन्हें लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास बहुत अच्छा है, ठीक है, रेल है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी हम चीज़ें लेके चलेंगे दैट इज़ वेरी वेरी गुड इन दैट कंट्री, एज वेल एज टेक्नोलॉजी हमारी कहीं ना कहीं डेवलप होगी। तो अगर ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, दूसरी कंपनीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम लोग बात करेंगे। has helped improve the infrastructure of the country. With the help of the technology, the countries are achieving overall development. नेक्स्ट है, अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, दूसरी कंपनीज हमारी कंट्रीज़ में आ रही है, डेफिनेटली द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ गोइंग टू हाई फॉर द कंट्री,
इससे क्या होगा, कैपिटल फ्लो है वो कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास वहाँ पे बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो हमारे पास ज़्यादा आएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक हो गया कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, कंपनसेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू हाई, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू इन्हांस, एज वेल एज वी आर रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन के टाइप की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई हेयर डिवाइड द ग्लोबलाइजेशन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे, थर्ड इज़ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। In this type of globalization, country aim to integrate international financial market and coordinate monetary exchange. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इन दिस टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज़ क्या करती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रेट करना किसको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट या कोऑर्डिनेट द मॉनेटरी एक्सचेंज, दिस इज़ नॉट अ नैरो टर्म, दिस इज़ वेरी ब्रॉड टर्म। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड द मार्केट कंट्री। इंटरनेशनली बैंक की हम यहाँ पे बात करेंगे, जितने भी बैंक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हम यहाँ पे काम कर रही हैं, एक्सचेंज के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम इन सब की बात कर रहे हैं। तो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है दैट ऑपरेट इन मोर देन 2 कंट्रीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं एमएनसीज़ की, दे प्ले अ वेरी गुड रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जैसे हम कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ मिलके आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। जैसे नाफ्ता हमारा है, इसी ढंग से हमारा साफ्ता बना हुआ है। नाफ्ता हो गया नॉर्थ अमेरिका, साफ्ता हो गया साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर जैसे कंट्रीज़ ने मिलके अपना एक एग्रीमेंट कर लिया है, और इन कंट्रीज़ के अंदर अगर ट्रेड होता है तो दैट इज़ फ्री, लेस ड्यूटी और फ्री ऑफ ड्यूटी इज़ देयर। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, जब भी हम बात करते हैं कि नेशन की पॉलिसीज़ का क्या एम है कि हमें क्लोज़र लेके आना है, जो भी नेशन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली जितने भी नेशंस हैं उनको हमें क्लोज़ करना है, इंटीग्रेट करना है, एक बॉन्ड उनके अंदर बिल्ड करना है, जिससे जो हमारा ट्रेड है दैट में भी हम कहेंगे कि फैसिलिटेट कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट उसमें कर दे। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं और आपस में नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे बना हुआ है, इसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को वहाँ पे कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर देती हैं ट्रेड की। ड्यूटी कम लगती है या ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगती है। कई बार हम मोस्ट फेवर नेशन की बात कर देते हैं। मोस्ट फेवर नेशन होता है कि आपस में अगर 2 कंट्रीज़ आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं मोस्ट फेवर नेशन का, तो वहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर देते हैं, या कस्टम ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगती है। नेक्स्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ द थर्ड काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं सोसाइटिकल फैक्टर्स की, क्योंकि दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, क्योंकि वी हैव टू make our product, we have to make the changes our product, we have to go into marketing our product according to the society as well as the culture of that country. तो हम हर चीज़ चेंज करेंगे वहाँ पे। जब भी हम कल्चर की बात करेंगे, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड, हम कहते हैं कम्युनिकेशन, हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज, हाउ वी गिव द एडवर्टाइजमेंट, हाउ वी गो फॉर द मार्केटिंग, सोशल मीडिया, हाउ वी यूज़ दैट, एक्सेस टू फास्टर एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी डिस्कस अबाउट कि हाउ वी लॉन्च आर प्रोडक्ट इन वेरियस कंट्रीज। हर चीज़ का अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी होगा, क्रिटिसिज्म भी हम वहाँ पे करेंगे। तो सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, देखो जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वी डिस्कस अबाउट द पेरेंट कंट्री एज वेल एज द सब्सिडरीज, वी डिस्कस अबाउट द होम कंट्री जो हमारी पेरेंट कंपनी है, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द होस्ट कंट्री की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो किसी के लिए एडवांटेज है, किसी के लिए डिसएडवांटेज भी है वहाँ पे। तो हेयर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आई स्टार्ट with the first point, that is growing inequality. जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन कैन इंक्रीज इनइक्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। अब जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कि हर कंट्री का अपना स्पेशलाइजेशन है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हाई, दैट इज़ द मोनोपोली इज़ क्रिएटेड इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे,
We will take an example. All dominant MNCs in the world are located in United States. Almost जितनी भी MNCs हैं जो डोमिनेट करती हैं, जो दूसरों अपनी मोनोपोली क्रिएट करती हैं मार्केट में, वो USA से ही हैं. All these companies are buying cheaper labor from the developing and underdeveloped countries for their product manufacturing और assembling. अब ये क्या करती हैं, जो भी डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ से वो चीप लेबर लेती हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं और असेंबल भी करती हैं. चाइना, इंडिया एंड अफ्रीका आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस. कहाँ कहाँ से लेती हैं? मेन जो कंट्रीज़ फोकस रहता है, चाइना रहता है, इंडिया रहता है, अफ्रीका रहता है. इससे क्या होगा? इट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच कंट्री. इनसे इन कंट्रीज़ का एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाता है, लेकिन जो हम इन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनसे हम पीछे रह जाते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग आवर ब्रेन, दे आर यूजिंग ब्रेन ड्रेन सिस्टम इज़ देयर, they are using the technical labor from our countries and they are manufacturing the product on the basis of that. इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर रीजंस है वो तो डेवलप कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, लेकिन जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप हैं इन कंट्रीज़ के सिर्फ मैन पावर को वहाँ पे यूज़ कर दिया जाता है, ब्रेन्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ इनइक्वालिटी इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज़. सेकेंड होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे बढ़ रहा है. अभी मैरिट्स में हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है because they are giving employment to various developing as well as underdeveloped countries, लेकिन they are giving employment to high skill laborers only because they need technical persons, they need high skill persons are there. तो एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वहाँ बढ़ रहा है और बाकी लोगों के लिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है. और व्हेन वी डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, तो जो मैन पावर होगा वो डेवलप कंट्री के अंदर हाई स्किल्स ही रिक्वायर्ड होगा. तो हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन डिमांड हाई स्किल वर्क विद चीपर प्राइस, बट कंट्रीज़ वेयर इंस्टीट्यूट्स आर रिलेटिवली वीक आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई स्किल वर्कर्स. तो जो कंट्रीज़ हैं वो जो कहेंगे जो वीक हैं वो इतने हाई स्किल वर्कर्स को नहीं लेके आ रहे हैं. दैट्स वाई देयर इज़ अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज़. When many foreign companies invest heavily in developing countries, जब बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं डेवलपिंग कंट्री के अंदर, दे हायर एम्प्लॉय फ्रॉम दैट कंट्री. तो यहाँ से वो हायर करेंगी. जैसे अगर इंडिया में किसी ने भी इन्वेस्ट किया है तो इंडिया से एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी. इन सम केसेस देयर सैलरीज आर वेरी लो दैन द डेवलप कंट्रीज. तो उनकी जो सैलरीज है वो कम दी जाएंगी एज कम्पेरिजन टू डेवलप कंट्रीज. दे आर ओनली यूजिंग द ब्रेन. मोर एवर द डिमांड ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ इन डेवलप कंट्रीज वेरी लो. वो यहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग को हायर करेंगे, दे आर यूजिंग द ब्रेन ऑफ इंडियंस, लेकिन जो अपनी कंट्री के अंदर हम लोग को नहीं लेके जाएंगे. मोर एवर विद द एमरजेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देयर जॉब्स आर एट द रिस्क. अगर कभी भी ग्लोबल क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक लेवल पे कोई भी रिसेशन होता है तो जॉब्स की प्रॉब्लम आ जाएगी. तो हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी हाई व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द फॉरेन कंपनीज. नेक्स्ट आता है ट्रेड इम्बैलेंस इज गोइंग टू हाई इन द मार्केट. द बैलेंस ऑफ द ट्रेड रेफर्स टू the balance of the values between the country export and import goods and services. जब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट कितना किया हमने, इम्पोर्ट कितना किया, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड उसी पे डिपेंड करता है. As the result of globalization, many countries can trade to any part of the globe. That is why in some cases developing countries are so much dependent on the developed countries in term of the import. अब देखो, जब भी हम बात करते हैं MNCs की, अगर MNC आपकी कंट्री के अंदर आया तो वो कुछ ना कुछ सामान भी अपने साथ लेके आएगा जो वो अपनी कंट्री से लेके आएगा. सपोज USA से MNC इंडिया के अंदर आई और वहाँ से उसने कुछ सामान भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करती रहती हैं और हम इतना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बना के. तो इससे क्या है कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस वहाँ पे बढ़ता जाता है. नेक्स्ट है, अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी हार्म वहाँ पे होगा. तो ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है हमारे ही इन्वायरमेंट को. जैसे कोका कोला इज़ अ वर्ल्ड फेमस कंपनी फ्रॉम USA, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है. जब कोका कोला के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स. इन द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश, या कोका कोला बोटल प्लांट वॉज क्लोज बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर बिकॉज ऑफ द टू मच यूसेज ऑफ वाटर क्लेम बाय द लोकल फार्मर्स. तो कहीं ना कहीं जब भी हम MNCs की बात करते हैं, दे आर यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर एक्सप्लॉटिंग अस, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है.
Now we discuss about the merits, we discuss about the demerits of the globalization. Now we discuss about the impact of globalization in the economy, कि इसके impact क्या रहा इसका. तो हम बात करेंगे impact की. इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब दूसरी कंट्रीज़ और दूसरी कंपनीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो एक कंपटीशन वहाँ पे क्रिएट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड वी आर गोइंग टू एफिशिएंट इन द मार्केट. Growth rate of the economy is going to high because of the lot of investment is there. Consumer having a lot of choice in their hand, having a wide range of product and services at a low cost. Now come to the conclusion. When we discuss about the globalization had increased the trade of products, idea, technology, etc. Flowing of globalization, India is shining in nearly every prospect. India के लिए जब भी हम globalization की बात करेंगे, that is a very very good concept. We are going towards the more development as well as more growth is there. A standard of living of the people is going to high. I hope you like the topic. Thank you. Thanks a lot.